अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आप किसी से उसकी उम्र पूछेंगे, ख़ासकर ख़ातून से अगर उनकी उम्र पूछेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि कायनात में हर चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम कैसे चीज़ों की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे पास एक टेक्निक है जिसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है, कार्बन डेटिंग, और इस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं जिससे मदद लेते हुए हम फॉसिल से, जानवरों की बाकियात से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पहले अरसे में ये फॉसिल्स बने थे। इसी तरीके से जब हम चट्टानों की बात करते हैं तो उनके अंदर मौजूद लेयर्स, जो कि मैं आपको यहां पर तस्वीर में दिखा रहा हूं, इनकी मदद से हम किसी भी चट्टान की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात अगर दरख्तों की आए तो दरख्तों के तनों के अंदर मौजूद रिंग से हम किसी भी दरख्त की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इंसान को ही ले लीजिए, इंसान के चेहरे की झुर्रियां हमें उसकी उम्र के बारे में कुछ ना कुछ बता रही होती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी कायनात ने कुछ नेचुरल क्लॉक्स रखे हैं, कुछ कुदरती घड़ियां रखी हैं जिनकी मदद लेते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ों की उम्र निकाल सकते हैं। ज़मीन की बात कर लें तो ज़मीन 4.5 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन ज़मीन पर मौजूद इंसान कई तरीकों से वक्त को नापते हैं। मसलन 365 दिनों में ज़मीन सूरज का एक चक्कर लगाती है, तो ज़मीन घड़ी की एक चलती हुई सुई भी है। इसी तरीके से चांद 29 दिनों में ज़मीन का चक्कर लगाता है, और इस प्रोसेस से भी हम वक्त का तयन कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर मौजूद चट्टानों को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि कोई भी चट्टान हमें 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी नहीं मिलती। इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन की उम्र 4.5 बिलियन साल है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे और सबूत थे जिससे हमें ज़मीन की उम्र निकालने में मदद मिली। लेकिन हम अब जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, हमने यूनिवर्स की उम्र भी निकालनी है, तो यूनिवर्स के फॉसिल्स देखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से नेचुरल क्लॉक्स हैं जिनकी मदद लेते हुए हम वक्त निकाल सकते हैं। एक क्लॉक मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे वाइट ड्वार्फ स्टार कहा जाता है, जो कि सफ़ेद स्टार होता है। जितने भी स्टार हमारे यूनिवर्स में, उसमें 97% स्टार जब आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होते हैं तो वो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होते हैं। मैं आपको यहां पर जो ऊपर वाली रो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि वो स्टार हैं जो बड़े होते हैं तो बिग जायंट बनते हैं ऑरेंज कलर के, और फिर आगे वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्टार न्यूट्रॉन स्टार में भी कन्वर्ट होते हैं और कुछ ब्लैक होल्स बनाते हैं। 97% स्टार्स वाइट ड्वार्फ बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि वाइट ड्वार्फ यूनिवर्स के फॉसिल्स हैं, और इनकी मदद हासिल करते हुए हम यूनिवर्स की उम्र निकाल सकते हैं। कॉस्मोस टाइम कीपर वाइट ड्वार्फ्स को कहा जाता है, और जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो इनकी उम्र निकालने के लिए हमें कई किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन यह है कि इनके अंदर किस किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, किस किस्म के फ्यूजन हो रहा है, कौन से एलिमेंट्स जल रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमें इनसे आने वाली रेडिएशन से मिलती है। मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं कि किसी सितारे को देखते हुए हम किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस या कौन कौन से एलिमेंट्स फ्यूजन रिएक्शन का शिकार हैं, और इसके ज़रिए हम किसी भी स्टार की, उससे आने वाली रोशनी के ज़रिए हम किसी भी स्टार की उम्र निकाल सकते हैं। ब्राइटनेस या ल्यूमिनोसिटी के साथ साथ हमें स्टार के टेम्परेचर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप यहां पर एक ग्राफ देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ल्यूमिनोसिटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। आप यहां पर वाइट ड्वार्फ भी देख सकते हैं जो कि इस ग्राफ के निचले हिस्से में मौजूद है। तो जब हमने गैलेक्सी को देखा और हमने बूढ़े सफ़ेद सितारों को, छोटे सितारों को ढूंढने की कोशिश की, तो कोई भी ऐसा सितारा नहीं था जो 13 बिलियन सालों से पुराना हो। लेकिन उस वक्त इंसान ये समझता था कि हमारी कायनात की उम्र 20 बिलियन साल है। लेकिन जब हम वाइट ड्वार्फ को देखते थे, जो हमारी कायनात के टाइम कीपर थे, घड़ियां थी, वो हमें 13 बिलियन सालों से पुराना कोई मिल ही नहीं रहा था। और फिर हमने अपनी इस थ्योरी को एडजस्ट किया और हमने बताया कि
हमारी कायनात की उम्र तकरीबन 13 बिलियन साल है, लेकिन क्योंकि वाइट ड्वार्फ को रीड करना, उसको स्टडी करना, उससे आने वाली शुआओं की मदद से उसकी उम्र निकालने में अभी भी हम समझते हैं कि हमारे पास 10% एरर आ सकता है, इसलिए हम 14 बिलियन तक ज़मीन की उम्र मान सकते हैं। तो ये 10% का जो एरर डाला जाता है, इसके ज़रिए हम 13 से 14 बिलियन ईयर्स अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूं, उसकी तरफ चले गए। लेकिन वाइट ड्वार्फ को समझने के लिए अब इंसानों ने सोचा है कि हम ज़मीन पर वाइट ड्वार्फ स्टार बनाएंगे, और उसके लिए हमने एक लैब बनाई है जिसे जी लैब कहा जाता है या जी मशीन कहा जाता है। मैं आपको यहां पर जी मशीन दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कितनी जगमगाती हुई मशीन है, और इसके ज़रिए इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रखती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रखती हैं, हाई एनर्जी रखती हैं, और फिर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, उन बिजलियों को हम एक जगह पर फोकस करते हैं ताकि वहां पर हाई प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशंस बनाई जाएं, और मटेरियल्स जो कि उस पॉइंट पर प्रेशर और हाई टेम्परेचर देखा जाए कि उनका बिहेवियर कैसा है। तो हम छोटा सा एक सितारा बनाते हैं, और ये सितारा बना रहे हैं हम सैंडियन नेशनल लेबोरेटरी में। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ये किस मुल्क में है। आपने मुझे ढूंढ के बताना है कि सैंडियन नेशनल लेबोरेटरी किस मुल्क में है, और जब हम इस लैब को एक्टिवेट करते हैं तो 2 बिलियन डिग्री केल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, जो कि एक सितारे की कोर से कहीं ज्यादा है। अगर हम अपने सन की बात करते हैं तो उसकी कोर से ज्यादा टेम्परेचर हम यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम साल में 50 मरतबा शॉट लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इस लैब को एक्टिव करते हैं, सितारा बनाने की सिमुलेशन करते हैं, और इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं कि हीरा भी उस टेम्परेचर में पिघल सकता है। मैं आपको यहां पर इसके कुछ कवायद दे रहा हूं कि ये लैब 2.7 मिलियन यानी 27 लाख जाउल एनर्जी अपने टारगेट पर नैनो सेकंड्स के लिए बरसाती है। तो आप इमेजिन करें कि अगर मेरे पास एक जगह पर, एक मटेरियल पर मुख्तलिफ तरफ से 18 बिजलियां, आसमानी बिजलियां एक जगह पर गिर रही हूं, तो वहां पर कितना टेम्परेचर होगा, और वो भी नैनो सेकंड्स के लिए। ये इतनी पावर प्रोड्यूस करते हैं कि दुनिया में इस वक्त जितने भी पावर प्लांट हैं उससे ज्यादा पावर सिर्फ इस मशीन को जरूरत होती है एक वाइट ड्वार्फ की छोटा सा इंस्टेंट बनाने के लिए। अब ये काम करना कैसे है, इसके लिए सबसे पहले हमने बिजली बनानी है, आसमानी बिजली की तरह बिजली बनानी है। एक बहुत बड़ी बैटरी लेनी है, उस बैटरी से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल पल्स को हमने कंप्रेस करना है स्पेस एंड टाइम में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आसमानी बिजली। अगर आप देखें तो आपको यहां पर एक छोटी सी पल्स नजर आ रही है जो कि आहिस्ता आहिस्ता जब अंदर की तरफ जा रही है, इस मशीन के सेंटर की तरफ जा रही है, तो वो कंप्रेस हो रही है। टाइम और स्पेस दोनों में कंप्रेस हो रही है। इसका मतलब यह है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये पल्स बिल्कुल एक आसमानी बिजली की तरह। आसमानी बिजली प्लाज्मा से बनी होती है, लेकिन दो बादलों के दरमियान या एक ही बादल के दो हिस्सों के दरमियान जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वहां पर आर्क प्रोड्यूस होता है, आसमानी बिजली प्रोड्यूस होती है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर जी मशीन में यूज किया है। तो जी मशीन में आर्क प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोड्यूस करने के लिए हम बहुत बड़े जनरेटर्स लेते हैं जिन्हें मार्क्स जनरेटर कहा जाता है, और उनके जरिए बड़े बड़े कैपेसिटर्स को चार्ज किया जाता है। और इन कैपेसिटर्स को जब चार्ज किया जाता है तो उसके बाद ये कैपेसिटर नैनो सेकंड के लिए एक पल्स देते हैं। उस पल्स को हम गैस में से, उस पल्स को हम एक गैस में से, आयोनाइज्ड गैस में से गुजारते हैं, और वो उसे मजीद कंप्रेस कर देती है। और फिर हमारे पास यही पल्स जब आगे जाती है तो हम इसे टंगस्टन वायर में से गुजारते हैं, और इसे टंगस्टन वायर, इतनी पतली वायर्स होती हैं जो कि हमारे बाल के बराबर हों, धागे के बराबर हों, इतनी पतली वायर्स में से गुजार कर एक पॉइंट पर मरकूज करते हैं, फोकस करते हैं, और वहां पर इन बिजलियों को बरसाया जाता है। ये 18 मुख्तलिफ चैनल से आ रही होती हैं, और इस जगह पर वो मटेरियल रखा जाता है जिसे हमने
फ्यूजन रिएक्शन का शिकार करना है और यहाँ पर एक छोटा सा स्टार प्रोड्यूस होता है जो कि हम स्टडी करते हैं। तो एक बहुत छोटा स्टार हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा वैक्यूम चैम्बर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये काम वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है। हम स्टार को वैक्यूम चैम्बर में प्रोड्यूस करते हैं, सिमुलेट करते हैं और फिर उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और इर्द गिर्द आप सर्कुलर जो आपको पूरी पेरिफेरी नजर आ रही है वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर वो बिजलियां आती हैं और एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर बरसती हैं। बिल्कुल यही चीज मैं आपको बाहर बड़े बड़े कैपेसिटर दिखा रहा हूं, देख रहे हैं कि बड़े बड़े कैपेसिटर हैं और उसके बाद वहां से हमारे पास आते हैं 18 के करीब जो मुझे याद आता है कैपेसिटर्स हैं जो कि आगे हमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन जगह पर एक जगह पर फोकस होती है तो वहां पर हम वाइट ड्वार्फ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसका फायदा यह है कि जब फ्यूजन रिएक्शन होता है उस एलिमेंट का जिसको हम सिमुलेट करते हैं तो उस फ्यूजन रिएक्शन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट यह है कि वहां पर रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है। तो अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है तो आपको किसी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, पूरी दुनिया के पावर प्लांट से ज़्यादा इसको पावर चाहिए। तो ये इसका एक डाउन साइड है कि इसके लिए हमें एनर्जी बहुत चाहिए। चाइना अभी जी मशीन ही बना रहा है जो कि फर्दर इस पर रिसर्च करेगा और देखेगा कि इससे हम एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं और इससे हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये मशीन 2.7 बल्कि ये मशीन 60 मिलियन जॉल्स करेगी एनर्जी। इसका मतलब यह है कि इस मशीन को 22 गुना ज़्यादा एनर्जी चाहिए नैनो सेकेंड्स के लिए ताकि वो एक ड्वार्फ स्टार को प्रोड्यूस कर सके या हम फ्यूचर में क्लीन फ्यूजन एनर्जी हासिल कर सकें। तो क्लीन फ्यूजन एनर्जी का भी ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।